हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। विशाल गुप्ता आपका टीचर। इस वीडियो में मैं आपको कंटिन्यू कराने जा रहा हूँ सीए फाउंडेशन कोर्स का जो सब्जेक्ट है प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग, उसका चैप्टर नंबर 9 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ एनपीओ, जिसका कि हम थ्योरेटिकल पोर्शन कर रहे हैं। उसका टॉपिक प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट से कंटिन्यू करने जा रहा हूँ। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट एनपीओ में किस तरीके से होती है। स्टूडेंट्स, जो प्रिपरेशन है ओपनिंग और बैलेंस शीट और क्लोजिंग बैलेंस शीट दोनों की होती है। ठीक है जी। इसमें बहुत बार हमें ओपनिंग कैपिटल भी बनानी पड़ती है ताकि हम उसको बना के उससे सरप्लस को कैलकुलेट कर सकें। ठीक है जी। सो इफ कैपिटल फंड और एक्यूमुलेटेड सरप्लस इन द बिगनिंग ऑफ ईयर इज नॉट गिवन, यदि हमें कैपिटल फंड या एक्यूमुलेटेड सरप्लस ना गिवन हो क्वेश्चन के शुरू में ही, इट इज कैलकुलेटेड बाय डिडक्टिंग लाइबिलिटीज फ्रॉम द एसेट्स इन द बिगनिंग ऑफ द ईयर। मतलब ये वाला जो हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन वाला फार्मूला लगा के हम उससे ये फाइंड आउट कर सकते हैं। सो वाइल कैलकुलेटिंग ओपनिंग कैपिटल फंड, केयर शुड बी टेकन टू इंक्लूड प्रीपेड एक्सपेंसेस एंड एक्रूड इनकम्स एज एसेट्स एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एंड एडवांस इनकम्स एज लाइबिलिटीज। तो जैसे ही हम ओपनिंग बैलेंस शीट बनाएंगे गाइस, उसमें हमें इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि ओपनिंग बैलेंस से रिलेटेड यदि कुछ प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं, ठीक है, पिछले साल से रिलेटेड है, जो कि ओपनिंग बैलेंस शीट में आने चाहिए, चाहे वो प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं, चाहे वो एक्रूड इनकम्स हैं, चाहे वो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, या चाहे वो इनकम्स रिसीव्ड इन एडवांस है, उसको एसेट्स या लाइबिलिटीज के रूप में रिस्पेक्टिवली हमें लेना पड़ेगा। Any surplus earned during the year is added to the opening capital fund, and deficit suffered during the year is deducted from the opening capital fund। ठीक है जी। तो कोई भी सरप्लस अगर ऐड हो आया है, मतलब हमने कमाया है उस इंस्टीट्यूशन ने, उसमें ऐड करना पड़ेगा, और डेफिसिट यदि कोई घाटा हुआ है तो वो कैपिटल फंड से माइनस करना पड़ेगा। राइट हो। सो नेक्स्ट है कैश एंड बैंक बैलेंस। सो कैश एंड बैंक बैलेंस में क्या है, क्लोजिंग कैश एंड बैंक बैलेंसेस as disclosed in the receipt and payment account is shown in the asset side of the balance sheet। तो जो भी हमारे पास कैश बुक में कैश बुक जो रिसीट एंड पेमेंट में हमें बैलेंस गिवन होंगे कैश के और बैंक के, वो हमें एसेट साइड में दिखाने हैं। ठीक है। ओपनिंग बैलेंसेज है जो रिसीट एंड पेमेंट के, कैश एंड बैंक के, वो हमें ओपनिंग बैलेंस शीट में डालने हैं, और जो क्लोजिंग बैलेंसेज हैं वो क्लोजिंग बैलेंस शीट में लेके जाने हैं। इफ देयर इज अ बैंक ओवरड्राफ्ट, इट इज टू बी शोन इन द लाइबिलिटी साइड। वो तो आपको पता ही है, ठीक है जी, कि बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में दिखाना है यदि कोई बैंक का ओवरड्राफ्ट हो, चाहे फिर वो ओपनिंग हो या क्लोजिंग हो। तो फिक्स्ड एसेट्स की अब हम बात करेंगे। सो ओपनिंग बैलेंसेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, फर्नीचर, बिल्डिंग, इक्विपमेंट एटसेट्रा आर इंक्रीज्ड बाय द अमाउंट ऑफ परचेजेज एंड रिड्यूस्ड बाय द सेल ऑफ द सेम एंड द डेप्रिसिएशन एट द सेम टाइम। क्वाइट ऑब्वियस स्टूडेंट्स, ये आपको अच्छी तरह पता है कि जो भी ओपनिंग बैलेंस होगा उसमें साल का एडिशन जितना भी हुआ है फिक्स्ड एसेट का वो ऐड कर देंगे, और उसका जो सेल एंड डेप्रिसिएशन है वो माइनस कर देंगे क्लोजिंग फिगर पे आने के लिए। राइट जी। चलो नेक्स्ट है लाइबिलिटी। सो ओपनिंग बैलेंस ऑफ लाइबिलिटीज शुड बी एडजस्टेड फॉर एनी इंक्रीज और डिक्रीज इन द सेम। राइट। एंड नोट क्या है, इफ द क्लब और एनी अदर एनपीओ आर नॉट रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013, then income and expenditure account and balance sheet are not to be prepared as per schedule 3 of the Companies Act 2013। मतलब यदि कोई क्लब या कोई और अदर एनपीओ है जो कि कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर रजिस्टर्ड नहीं हुआ, तो उनको अपना इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट कंपनी अकाउंट 2013 के शेड्यूल 3 के हिसाब से बनाने की ज़रूरत उनको नहीं है। तो फॉर्मेट क्या रहेगा बैलेंस शीट का, वो आपको पता है। यहाँ फिक्स्ड एसेट, ये एसेट साइड है ना हमारी, ये एसेट साइड है, ठीक है, और ये लायबिलिटी साइड, और ये रुपीज़, ठीक है जी। और यहाँ पे फिक्स्ड एसेट है, करंट एसेट है, ठीक है जी। सो कैपिटल फंड सबसे पहले आएगा, उसमें सरप्लस ऐड करके ये फिगर यहाँ आ जाएगी। फिर बिल्डिंग फंड, किसी भी नाम से फंड हो, बिल्डिंग फंड, स्पोर्ट्स फंड, करंट लायबिलिटीज़, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, ये सारा कुछ इसमें आ जाएगा। ठीक है जी। चलिए, तो अब हम आगे बात करते हैं फंड बेस्ड अकाउंटिंग क्या होती है। गाइस, जैसे अभी हमने इधर यहाँ नोट किया ना कि बिल्डिंग फंड है या स्पोर्ट्स फंड है, मैंने एसेट्स के बारे में सारा नहीं लिखा, मुझे पता है कि वो एसेट्स आपको पता है कि फिक्स्ड एसेट्स कौन सी और करंट एसेट्स कौन सी हैं। राइट। नई चीज़ जो आपके लिए है, इसीलिए मैंने ये लिखी है ताकि हम सबका ध्यान इस पे जाए, क्योंकि हमें इसके बारे में बात करनी है कि कैपिटल फंड और स्पोर्ट्स फंड और कैपिटल फंड कैसे बनता है। ठीक है, फंड्स कैसे बनता है, तो उसके लिए हमें फंड बेस्ड अकाउंटिंग को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है एनपीओ के केस में। तो सबसे पहले बात करेंगे कि फंड होता क्या है। फंड मीन्स
amount received or set aside by a not for profit organization to be used for the purpose of amount is received or set aside। ठीक है जी। फंड एक वो एनपीओ के लिए अमाउंट जो रिसीव किया है वो एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए ही यूज़ किया जाता है और तब तक उसको एक अलग जगह रखा जाता है। सो डोनेशन रिसीव्ड फंड्स सेट असाइड फॉर स्पेसिफिक पर्पस आर क्रेडिटेड टू अ सेपरेट फंड अकाउंट। तो इस तरीके की डोनेशन जो एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए हमने स्पेंड करनी है उनको एक अलग अकाउंट में रखा जाता है एंड आर शोन इन द लाइबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। फॉर एग्जांपल इसी की अगर बात करें कि किसी ने हमें डोनेशन के फॉर्म में या ग्रांट के फॉर्म में इंस्टीट्यूशन को, इस एनपीओ को या एनजीओ को बिल्डिंग बनाने के लिए पैसा मिला हुआ है, तो जब तक वो पैसा बिल्डिंग बनाने के लिए यूटिलाइज नहीं हो जाता तब तक वो बिल्डिंग फंड के नाम से उस अकाउंट में पड़ा रहेगा। उसी तरह स्पोर्ट्स का पैसा उस अकाउंट में पड़ा रहेगा, ठीक है जी। और जब इस पर खर्च होगा तब उसमें से डिडक्ट करते जाएंगे और जब तक वो पैसा पड़ा हुआ है इंस्टीट्यूशन के पास तब तक वो लाइबिलिटी साइड में दिखाया जाएगा। राइट गाइस, चलिए। सो इनकम फ्रॉम दीज फंड्स आर क्रेडिट टू द रिस्पेक्टिव फंड अकाउंट। और यदि हमने इस फंड को कभी इन्वेस्ट किया है तो उससे मिलने वाला जो इंटरेस्ट है वो इनकम होगी, तो वो उसको हमें अलग मतलब इसी अकाउंट में ऐड करते जाना है, अलग से नहीं दिखाना। एंड एक्सपेंसेस और पेमेंट्स आउट ऑफ दीज फंड्स आर टू बी डेबिटेड। तो अंडरस्टूड है, इनकम ऐड कर देनी है और एक्सपेंसेस को लेस कर देना है। तो फंड जैसा कि हमने बताया या बात करी कि इसमें फंड जो होता है क्रेडिट बैलेंस होता है, तो इनकम क्रेडिट हो जाएगी और एक्सपेंसेस डेबिट हो जाएंगे, ठीक है। सो द अबव अकाउंटिंग प्रोसेस इज टर्म्ड एज द फंड बेस्ड अकाउंटिंग। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? फंड बेस्ड अकाउंटिंग। सो अ फंड नॉर्मली हैज अ क्रेडिट बैलेंस विच इज शोन इन द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। इट इज द बैलेंस दैट इज येट टू बी यूज्ड फॉर द पर्पज फॉर विच इट इज टू बी फंड इज इस्टेब्लिश्ड। सो फंड नॉर्मली एक क्रेडिट बैलेंस होता है जो कि लायबिलिटी साइड में शो किया जाता है बैलेंस शीट की, और ये बैलेंस जब तक यूज नहीं हो जाता, जिस पर्पज के लिए बना है, तब तक वो वहीं स्टैंड रहता है। अब हम आगे बात करेंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ डेबिट बैलेंस इज अ फंड ऑफ अ इज फंड अकाउंट, ठीक है। ट्रीटमेंट करेंगे हम डेबिट बैलेंस का अगर वो फंड अकाउंट का है तो। व्हेन एन एसेट डजंट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस, यदि कोई एसेट नहीं है तो। कई बार होता है ना, उस फंड के अगेंस्ट हम कोई एसेट भी बना लेते हैं। फंड दैट डजंट ब्रिंग एन एसेट, कोई एक ऐसा फंड जिससे कोई एसेट नहीं आई इनटू एग्जिस्टेंस एंड हैज अ डेबिट बैलेंस एट द ईयर एंड ऑफ द ईयर, इट इज ट्रांसफर टू द डेबिट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो वो किस में ट्रांसफर हो जाएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, एज एन एक्सपेंस के फॉर्म में। राइट गाइस, चलिए अब हम आगे बात करते हैं। इसका दूसरा बी पॉइंट क्या है? बी ऑप्शन क्या हो सकता है कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ फंड व्हेन एसेट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस, जब हम डेबिट बैलेंस भी हो और वो एक एसेट भी बनी हुई है इसके अगेंस्ट। इफ एन एसेट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस ड्यू टू द यूज ऑफ द स्पेसिफिक फंड, अमाउंट incurred on the asset during the year is transferred to capital fund. As a result, asset credited out of specific fund is shown in the asset side of the balance sheet and the amount is included in the capital fund. तो जितना कि उस स्पेसिफिक फंड से जो क्रिएट होके एसेट बनी है उसको एसेट साइड में शो कर देंगे और उतना ही अमाउंट कैपिटल फंड में इंक्लूड कर देंगे। राइट गाइस, तो नोट क्या है? इन केस द अमाउंट ऑफ फंड other than funds for assets is less than the expenses, the balance of expenses not covered by the fund balance is debited to the income and expenditure account. Right guys, तो चलिए आगे। कैटेगरीज, फंड की कैटेगरीज क्या हो सकती हैं? तो फंड की कैटेगरीज की अगर हम बात करें तो वो एक होते हैं रेस्ट्रिक्टेड फंड, एक होते हैं अनरिस्ट्रिक्टेड फंड और दूसरे होते हैं रिस्ट्रिक्टेड फंड्स। सो अनरिस्ट्रिक्टेड फंड्स का मतलब क्या होता है? इट मीन्स द फंड्स यूज ऑफ विच इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड। स्टेटिंग इट डिफरेंटली, इसको दूसरे तरीके से ऐसे भी कहा जा सकता है कि द अमाउंट इन द फंड में बी यूज्ड बाय द एनपीओ फॉर एनी ऑफ इट्स ऑब्जेक्टिव, किसी भी इसके ऑब्जेक्टिव के लिए हो सकता है। दिस फंड इज नोन एज जनरल फंड और कैपिटल फंड और कॉर्पस फंड और एक्यूमुलेटेड फंड टू विच द सरप्लस फॉर द ईयर इज एडेड एंड इन केस ऑफ डेफिसिट इज डिडक्टेड। ठीक है जी, तो यहाँ से जैसे कि नाम से ही क्लियर हो रहा है, अनरिस्ट्रिक्टेड मतलब रिस्ट्रिक्शन नहीं है, हम कहीं भी वो पैसा इस्तेमाल कर सकते हैं जो भी हमें फंड्स के फॉर्म में मिला है। और दूसरा रिस्ट्रिक्टेड मतलब रिस्ट्रिक्शन है, जिस पर्पज़ के लिए बोला गया है उसी पर्पज़ के लिए ही हम स्पेंड करेंगे। सो उसके लिए हम बात कर रहे थे कि एनपीओ को जो भी इसके ऑब्जेक्टिव के लिए पैसा आया उस पर खर्च करेंगे। अगर कोई ऑब्जेक्टिव स्पेसिफिक नहीं है तो हम कहीं भी खर्च कर सकते हैं। सो दिस फंड इज नोन फॉर जनरल फंड भी बोला जाता है और उसको कैपिटल फंड या कॉर्पस फंड या एक्यूमुलेटेड फंड भी बोलते हैं।
है, तो उसका टू विच द सरप्लस फॉर द ईयर इज एडेड, और यदि कोई डेफिसिट हो जाएगा तो उसमें से माइनस कर दिया जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट? चलिए अब हम आगे बात करते हैं इसके रिस्ट्रिक्टेड, यूजली कॉन्टिन्यूइंग ड्यूरिंग द लाइफ टाइम, डिडक्टेड तो हो जाता है ये। उसके बाद हम इसकी आगे बात करेंगे रिस्ट्रिक्टेड फंड्स की। सो गाइज रिस्ट्रिक्टेड फंड क्या है? इट इज़ द फंड द यूज ऑफ विच इज रिस्ट्रिक्टेड ईदर बाय द मैनेजमेंट और बाय द डोनर फॉर द स्पेसिफिक पर्पज। या तो मैनेजमेंट उसके यूज को रिस्ट्रिक्ट कर देती है या डोनर ही स्पेसिफाई कर देता है कि ये पर्टिकुलरली उसी चीज़ के लिए पैसा खर्च करना है जिस पर्पज़ के लिए वो पैसा दे रहा है। फॉर एग्जाम्पल बिल्डिंग के लिए, फॉर एग्जाम्पल कोई इवेंट कराने के लिए, ठीक है जी, तो फिर वो पैसा उसी पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाएगा। सो एग्जाम्पल्स ऑफ सच फंड्स आर डिस्कस्ड एज बिलो। तो इसकी एक एग्जाम्पल है गवर्नमेंट ग्रांट फॉर स्पेसिफिक पर्पज। फॉर एग्जाम्पल ग्रांट रिसीव्ड फ्रॉम गवर्नमेंट फॉर स्पेसिफिक पर्पज इज रिस्ट्रिक्टेड फंड बिकॉज इट कैन बी यूज फॉर द पर्पज फॉर विच इट इज ग्रांटेड बाय द गवर्नमेंट। इट इज अकाउंटेड इन द बुक्स फॉलोइंग फंड्स बेस्ड अकाउंटिंग। फॉर एग्जाम्पल ग्रांट फ्रॉम द गवर्नमेंट फॉर पोलियो इरेडिकेशन, तो इस चीज़ के लिए जो पैसा आया है उस पर्टिकुलर इसी पर्पज़ के लिए ही खर्च होगा और किसी जगह पे नहीं खर्च कर सकती मैनेजमेंट। राइट गाइस, तो चलो आगे है इंडाउनमेंट फंड। सो इंडाउनमेंट फंड इट इज़ द फंड यूजली ऑफ एन एनपीओ नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन अराइजिंग फ्रॉम द बेक्वेस्ट, मतलब उसकी वसीयत से, और द गिफ्ट या गिफ्ट के फॉर्म में, द इनकम ऑफ विच इज़ टू बी डिवोटेड टू ए स्पेसिफिक पर्पज, जो कि एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक पर्पज के लिए इस्तेमाल की जाएगी। सो एंडाउनमेंट फंड इज अ डोनेशन विद द कंडीशन by the donor to use only the income earned from the investment of the fund for the specified period and thus the original donated amount remains intact। और उसके एंडाउनमेंट फंड से जो डोनेशन मिली है डोनर से, उसकी इनकम को फ्रॉम जो इन्वेस्टमेंट करके हुई है उसको स्पेसिफिक पर्पज के लिए खर्च करते जाते हैं और ओरिजिनल जो अमाउंट है वो इंटैक्ट रहता है, वो बना रहता है, उसको हम फिर इस्तेमाल नहीं करते, वो पड़ा रहेगा। ठीक है जी। सो इंडाउनमेंट फंड समझ लग गया ना कि किसी की वसीयत से या गिफ्ट के फॉर्म में मिला है, और ये डोनेशन फंड की एक कंडीशन होती है कि उसकी इनकम को ही यूज़ करेंगे सिर्फ वो। मान लीजिए 10 लाख किसी डोनर ने गिफ्ट के फॉर्म में दिया, तो 10 लाख तो फॉर उस इंस्टीट्यूशन के पास आ गया, उसने उस 10 लाख को आगे क्या किया, इन्वेस्ट कर दिया, और उसका मान लीजिए साल का उसको 1 लाख रुपया ब्याज आ रहा है या इनकम के फॉर्म में आ रहा है उसका पैसा, तो वो 1 लाख को यूज़ करते जाएंगे और 10 लाख का जो अमाउंट है वो फंड इन्वेस्टमेंट के फंड के रूप में पड़ा रहेगा, उसको यूज़ नहीं करना। सो एन्युटी फंड, सो नेक्स्ट है एन्युटी फंड। सो एन एन्युटी फंड इज established with when an NPO receives assets from a donor with the condition to pay specific amount periodically to designated beneficiary or beneficiary। एन्युटी फंड वो होता है कि जब एक डोनर अपनी एसेट्स में से एक कंडीशन लगा देता है एसेट्स को देते हुए इस इंस्टीट्यूशन को कि वो स्पेसिफिक अमाउंट एक पर्टिकुलर पीरियड में से हाफ ईयरली से मंथली से एनुअली से क्वार्टरली उस डेजिग्नेटेड बेनिफिशरी या बेनिफिशरीज को दिया जाता है। सपोज विडोज़ के लिए, सपोज ओल्ड एज के लिए, सपोज मेरिटियस स्टूडेंट्स के लिए, सपोज अच्छे स्पोर्ट्स पर्सनस के लिए एक पर्टिकुलर अमाउंट उन्होंने असाइन कर दिया कि हर मंथली उनको ये इनकम देनी ही देनी है। सो एन्युटी इज फिक्स्ड एनुअल पेमेंट। तो इसमें ज़्यादातर क्या होता है कि एनुअल पेमेंट होती है एंड यूजली कंटिन्यू ओनली ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द नेम्ड बेनिफिशरी, और उसके लाइफ टाइम तक उसको उस बेनिफिशरी को मिलता रहता है फॉर द पीरियड स्पेसिफाइड बाय द डोनर। एन्युटी फंड डोनेशन देयर आफ्टर बिकम्स द एसेट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, और जो एन्युटी फंड होता है उनके बाद वो उस ऑर्गेनाइजेशन की एसेट बन जाता है। उसके बाद क्या है, लोन फंड। सो लोन फंड इज सेट अप to grant loans for the specific purpose, say loan to pursue higher studies। और उसके बाद fixed assets fund, so is a fund earmarked for the investment in the fixed assets। Examples of fixed asset fund is building fund, amount invested in the fixed assets during the year is transferred to the capital fund। right guys, तो अब है प्राइस फंड। ये बेसिक सी चीज़ें हैं, कोई इसमें इतनी एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। ठीक है। प्राइज फंड, सो इट इज़ अ फंड सेट फॉर द यूज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्राइजेज, से फॉर द अचीवमेंट्स और फॉर द कंट्रीब्यूशन टू द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। राइट हो। उसके बाद है स्पोर्ट्स फंड। सो स्पोर्ट्स फंड इज द फंड यूज फॉर होल्डिंग स्पोर्ट्स एक्टिविटी। सो बिल्डिंग फंड कैन बी यूज फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग। दिस प्रिंसिपल अप्लाइज टू अकाउंटिंग ऑफ ऑल द स्पेसिफिक फंड्स, द फंड्स यूज ऑफ विच इज रिस्ट्रिक्टेड। ठीक है जी। अब उसके बाद हम बात करेंगे अब नेक्स्ट क्या है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं वो भी नॉन
प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, तो उसको कैसे ट्रीट करेंगे, उनमें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होगा, ठीक है जी। हालांकि बनेगा तो उनमें भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट ही बनेगी, लेकिन उसको हम अच्छी तरह समझते हैं अब। सो रजिस्ट्रेशन कैसे होती है? द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस विच आर फंक्शनिंग इन इंडिया are mostly registered under the Indian Society Registration Act of 1860. In some of the states where Public Trust Act have been passed, all the societies registered under the Indian Societies Registration Act 1860, ठीक है, are required to be simultaneously registered under the Trust Act. So accordingly, in the state of Maharashtra, all the societies have simultaneously been registered under the Bombay Public Trust Act 1950 के अंडर भी रजिस्टर्ड इनको होना पड़ता है। सो ऑर्गेनाइजेशन पैटर्न क्या है? फॉर मैनेजिंग द अफेयर्स ऑफ द स्कूल कॉलेज देयर इज ए गवर्निंग बॉडी wherein the head of the unit, such as principal or the headmaster, as the case may be, are also members of the governing body. Right? और साइलेंट फीचर्स क्या है? द बेसिक पर्पज ऑफ दैट इज दैट द पार्ट ऑफ द एक्सपेंसेस और of the educational institution are met from the funds raised by the educational institution themselves, either from the donations or from the charities collected from citizens of the country. ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे द स्टेट गवर्नमेंट्स थ्रू ग्रांट्स इन एड। स्टेट गवर्नमेंट भी कई बार उनको ग्रांट्स इन एड दे देती है मदद के लिए। कोड हैव evolved different patterns of giving assistance to the educational institution. There is as such no uniformity in giving of assistance to the educational institution in the form of grants. ठीक है जी। सो ऑल द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस फॉलो फाइनेंशियल ईयर एज देयर अकाउंटिंग ईयर। ठीक है जी। सो नेक्स्ट क्या है? सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, ठीक है, फॉर रनिंग द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। वो पैसा कहाँ से आएगा? जहाँ तो डोनेशन पब्लिक से, दूसरा फीस स्टूडेंट्स के से, और ग्रांट रिसीव्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट, या गवर्नमेंट से पैसा ग्रांट्स के फॉर्म में आएगा। तो सबसे पहले डोनेशन फ्रॉम पब्लिक आइटम को हम अब एक एक करके एक्सप्लेन करते हैं। दीज आर रिसीव्ड ईदर फॉर रिकरिंग और नॉन रिकरिंग पर्पज। डोनेशंस आर रिसीव्ड ईदर इन कैश और इन काइंड, या पैसे में, या फर्नीचर के फॉर्म में, या लैंड के फॉर्म में। ठीक है जी। इन दिस काइंड donations are in the form of the land and building, shares and securities, utensils, furnitures, fixtures, and in like, generally with the desire to perpetuate the memory of a distinguished member of the family of the donor, कि उस बंदे की जिसकी फैमिली उसको पैसा दे रही है, उनकी मेमोरी में उसको याद करते हुए उनके नाम को जिंदा रखने के लिए ऐसे डोनेशंस दिए जाते हैं। फर्नीचर पे उनका नाम लिखा रहेगा, यूटेंसिल्स पे उनका नाम लिखा रहेगा, बिल्डिंग पे उनका नाम लिखा रहेगा। जिसकी डेथ हो चुकी है उनके फैमिली मेम्बर्स इस तरीके की डोनेशंस करते हैं। ठीक है जी। चलो गाइस, अब हम आगे बात करते हैं दूसरा, कैपिटलाइजेशन फीस और एडमिशन फीस, या सिंपली इसको हम फीस फ्रॉम स्टूडेंट्स भी बोल सकते हैं। ठीक है जी। फीस फ्रॉम स्टूडेंट्स। सो अमाउंट आर कलेक्टेड फ्रॉम द स्टूडेंट्स हु सीक एडमिशन इन द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। These are either in the form of capitalization fees, जो एनुअल फीस होती है, और एडमिशन फीस, और जनरली कलेक्टेड बाय द इंस्टीट्यूशन। नो डाउट लिखा हमने ज़रूर है कि ये स्टूडेंट्स है, लेकिन अंडरस्टूड है कि उनके गार्डियंस या पेरेंट्स ही पे करेंगे ना। लेबोरेटरी एंड लाइब्रेरी डिपॉजिट्स, तो दीज आर जनरली कलेक्टेड बाय द स्कूल्स एंड कॉलेजेस एंड दे रिमेन विद द इंस्टीट्यूशन टिल द स्टूडेंट फाइनली लीव्स इट। जब तक कि स्टूडेंट उसको लीव नहीं करता तब तक वो फंड स्कूल के पास रहता है। द स्कूल कोड प्रिस्क्राइब द रेट ऑफ ट्यूशन एंड अदर फीस टू बी चार्ज फ्रॉम द स्टूडेंट। तो स्टूडेंट से कितनी फीस चार्ज करनी है ये भी प्रिस्क्राइब किया होता है स्कूल कोड में। एंड यूज ऑफ टर्म फीस, सो अ सेपरेट अकाउंट ऑफ रिसीट एंड एक्सपेंडिचर शैल बी मेंटेन्ड एंड सरप्लस कैरिड ओवर टू द नेक्स्ट ईयर। द फॉलोइंग आर द मेन आइटम्स ऑन विच द टर्म फीस कैन बी यूज्ड। पहला है मेडिकल इंस्पेक्शन, दूसरा है स्कूल मैगजीन या उनका हाथ से लिखा हुआ या प्रिंटिंग, तीसरा एग्जामिनेशन एक्सपेंसेस दैट इज प्रिंटिंग ऑफ क्वेश्चन पेपर एंड सप्लाई ऑफ आंसर बुक्स इफ देयर इज सफिशिएंट बैलेंस, यदि उनके पास सफिशिएंट बैलेंस है तो। ठीक है जी। और उसके बाद हम अब बात करेंगे कि आगे पैसा कहाँ से आ सकता है। कंट्रीब्यूशन टू एथलेटिक एंड कल्चरल एसोसिएशंस के लिए कनेक्टेड विद द सोशल एक्टिविटीज़ स्कूल एक्टिविटीज़ एंड स्कूल फंक्शंस एंड फेस्टिवल्स के लिए, इंटर स्कूल एंड इंटर स्कूल टूर्नामेंट्स करवाने के लिए भी पैसा खर्चा जा सकता है। So recurring grants, so in the form of the maintenance, grants are received in the installment spread out through the year. Okay guys, तो next है इसका पैसा और कहाँ से आ सकता है। यूज ऑफ ग्रांट इन एड,
द स्कूल कोड provides a detailed list of the items of expenditure which are admissible for a grant in aid. वो किस तरीके से हो सकता है? स्टाफ की सैलरीज और अलाउंसेस के लिए, लीव अलाउंसेस देने के लिए, लीव सैलरी देने के लिए, पेंशन एंड ग्रेचुटी देने के लिए, बोनसेस देने के लिए एंड एटसेट्रा, इन सभी चीज़ों में से किसी के लिए भी पैसा वो उनको चाहिए होता है। ठीक है जी। तो गाइज इसी के साथ ये टॉपिक कंप्लीट होता है, इसका थ्योरेटिकल पोर्शन सारा कंप्लीट हो गया इस चैप्टर का। ठीक है जी। और बाकी अगले पोर्शंस के लिए और बाकी चैप्टर्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियोस देखते रहें। ओके जी, डन।